तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा हिंदी का 12वां सैम्पल पेपर है बच्चों। 12वें सैम्पल पेपर का भी पार्ट 2 वाला वीडियो है। अगर अभी तक आपने इस सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। और इससे पहले के 11 सैम्पल पेपर्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। अभी जो आपका कल एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इस सैम्पल पेपर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं पिछले 10 साल के पेपरों के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, उसको ध्यान से सुनिए बच्चों। तो हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के 20 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, हिंदी के 20 सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। न केवल हिंदी के, आप हिस्ट्री के भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी ले सकते हैं। ठीक है, और सैम्पल पेपर का जो आपका प्राइस है वो केवल यहाँ पर अभी के लिए 99 रुपीज़ है। वैसे तो 199 रुपये प्राइस है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का आपको छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिलेगा और केवल 99 रुपीज़ में आप 20 सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, हिंदी इलेक्टिव का या फिर पॉलिटिकल साइंस का या फिर हिस्ट्री का। अगर तीनों का कॉम्बो लेते हैं तो आपको केवल 269 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का एक मिलेगा, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट का 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर उसका 20 सैम्पल पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी का लेना है तो आप जो है सो कि ले सकते हैं, 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आप जो है हमारे मेल आईडी पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है विद्यालय स्टडी पॉइंट 07@gmail.com, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नया वाला, पुराना वाला क्रैश हो चुका है। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जा करके उनको हाई लिख करके मैसेज कीजिएगा तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो आज ही सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि ये केवल सैम्पल पेपर नहीं है बच्चों, इसके अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। जो भी हमने आज तक पढ़ाया है, समझाया है, ठीक है, हमने खुद पढ़ा है 12th में, सारा एक्सपीरियंस को मिला करके हमने इन सैम्पल पेपर्स को बनाया है। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दे दिया है, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है बच्चों। ठीक है, 120 शब्दों के अंदर। तो जो पहला वाला आपका टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि जब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरा आपका टॉपिक है कि कोहरे से ढकी सड़क। तीसरा है आपका सूरज से गप्पे। तो जो सेकंड वाला आपका टॉपिक है कोहरे से ढकी सड़क, इसके ऊपर मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको रचनात्मक लेख लिखना है। पहले तो आपको अपना टॉपिक जो है वो लिख देना है, सबसे पहले कोहरे से ढकी सड़क। उसके बाद आपको लिखना शुरू कर देना है। रचनात्मक लेख जो होता है बच्चों, निबंध टाइप का, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर आपको अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है और फिर जाकर के आपको 120 शब्दों में लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है कोहरे से ढकी हुई सड़क। ठीक है, इस तरह से लिखा है कि कोहरा या फॉग प्रायः ठंडी आर्द्र हवा में बनता है और इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बादलों जैसी ही होती है। जैसे आप बादल देखते हैं ना आसमान में, वैसे ही कोहरा भी होता है एक तरह का। ठीक है, ठंडियों की सुबह में जब आप उठते होंगे तो सुबह सुबह आपको कोहरा ही कोहरा दिखता होगा। वो एक मीम भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि मैं ये आसमान की ऊंचाइयों में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मुझे नीचे उतार लो भाई, 150 रुपये ज़्यादा ले लो लेकिन मुझे नीचे उतार दो, है कि नहीं। तो खैर वो तो जोक था।
अब मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि जो कोहरा होता है ना बच्चों, वास्तव में ये आर्द्र हवा में बनता है, ठीक है, ठंडी आर्द्र हवा में बनता है। और इसके अस्तित्व में आने की जो प्रक्रिया होती है वो बादलों जैसी होती है, लगभग बादल ही समझ सकते हैं इसको एक तरह से, ठीक है। गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा अधिक नमी लेने में सक्षम होती है और वाष्पन के द्वारा यह नमी ग्रहण करती है, ठीक है। गर्म हवा जो होता है बच्चों, ये ऊपर की ओर उठता है, ध्यान रखिएगा, और जो ठंडी हवा होती है हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बताया गया है, ये वह बादल होते हैं जो भूमि के निकट बनते हैं, यानी एक बादल का वह भाग जो भूमि के ऊपर हवा में ठहरा हुआ है ओहो, और कोहरा नहीं होता, बल्कि बादल का वह भाग जो ऊपरी भूमि के संपर्क में आता है कोहरा कहलाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। आगे और बताया गया है कि इसके अतिरिक्त कोहरा कई अन्य तरीकों से भी बनता है, लेकिन अधिकांश कोहरे दो जो कि श्रेणियों में आते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर जो कोहरे होते हैं वो दो श्रेणी में आते हैं। पहला होता है आपका एडवोकेंस फॉग और दूसरा होता है रेडिएशन फॉग। ये जो है बदल जाते हैं। दोनों ही प्रकार में कोहरा आम हवा से अधिक ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोहरे के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बात बताई गई है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। और कोई भी आपका टॉपिक आ जाए बच्चों, तो इसी तरह से आपको रचनात्मक लेख लिखना है, अपना क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता उसके अंदर ऐड करनी है बच्चों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई 3 में से 2 क्वेश्चन करना है और पर क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है वो कम से कम 60 शब्द यानी 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो 8वें के पहले में देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। खोज रिपोर्ट या खोजी रिपोर्ट व इन डेप्थ रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 तरह के क्वेश्चनों को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, विशेष रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। फिर इसी के अंदर एक क्वेश्चन और जोड़ दिया कि खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट का यहाँ वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। विशेष रिपोर्ट की बात करें तो इस तरह से लिखेंगे आप, विशेष रिपोर्ट समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और बात करें अगर खोजी रिपोर्ट की और इन डेप्थ रिपोर्ट की, तो इसके अंदर जो है ये खासियत होते हैं। जैसे खोजी रिपोर्ट की बात करें, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष ना आए हो, ये खोजी रिपोर्ट होता है। ऐसी तथ्य, ऐसी सूचनाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पत्रकार होता है वो जनता के सामने लाता है जो पहले जनता के सामने नहीं होती है, वो आपका खोजी रिपोर्ट होता है। और इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है, पहले से ही जो डिटेल्स अवेलेबल होती है उसी का एकदम गहराई में जाँच करना पड़ता है, इन डेप्थ में जाकर के जाँच करना पड़ता है, और जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट वो लोग बनाते हैं तो वो हमारा इन डेप्थ रिपोर्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाने वाली जो रिपोर्ट होती है वो आपका इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का पहला छापाखाना किसने खोला एवं टीवी और रेडियो पर विशेष लेखन के लिए क्या प्रबंध होता है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भारत में पहला छापाखाना मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। जो मिशनरी लोग थे उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए जो है ये छापाखाना खोला था भारत के अंदर, ठीक है। और अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर प्रबंध की बात करें तो आप लिख दीजिएगा अलग से डेस्क होता है यहाँ पर, और विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है जिनको अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता है कि आप इन पर काम कीजिएगा, आप इन पे काम कीजिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, संपादक जिसे आप एडिटर भी बोलते हैं, इसकी 3 भूमिकाएं या 3 महत्व बताने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण करना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट करने के लिए संपादकीय लिखना, ये भी इनका काम होता है, ठीक है। समाचारों का चयन एवं प्रस्तुति करना, ये भी इनका काम होता है। और सामग्री जो मिली है इनकी अशुद्धियों को देखना और उनको दूर करके पठनीय योग्य बनाना, वो भी इन्हीं का काम होता है। मान लीजिए कि इनको एक फाइनल चीज़ दे दिया गया है कि ये छपना है जी, संपादक महोदय ये कल के अखबार में हम छापने वाले हैं, तो उसके अंदर जो गलतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, उन सबको हटा करके उस अखबार को पढ़ने लायक बनाने का जो काम है, जो जिम्मा है, वो भी संपादक महोदय बोले तो एडिटर महोदय का होता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 60 वर्ड्स के अंदर आंसर आपको लिखने हैं। 9वें का पहला में यहाँ पर क्वेश्चन है कि कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने ही सीमित क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र एवं प्रभावशाली है। इस कथन के आलोक में कहानी की विशेषताओं को स्पष्ट करे। ठीक है, तो जो कहानी की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, कहानी की यह विशेषता है कि इसमें मानव के जीवन की किसी प्रमुख घटना का वर्णन होता है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। कहानी जो होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, जिसके अंदर मानव के जीवन का जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उसका वर्णन हो सकता है किसी कहानी के अंदर। कहानी एक रचना के रूप में भी देखी जा सकती है, जिसके अंदर जीवन के अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको वर्णन करके दिया जा सकता है। ठीक है, और यही जीवन के अलग अलग अंगों का, ठीक है, मनोभावों को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है बच्चों। उसका चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास उसी भाव की पुष्टि करते हैं। ठीक है, सब ये सब जो है उसी की भाव की पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत है? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, जो पत्रकारिता है वो जल्दी में लिखा गया साहित्य है, ऐसा माना जाता है। तो क्या आप इससे सहमत है या नहीं है? जो भी है आपको अपना तर्क सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला लेखन है। इसके विपरीत साहित्य रचनात्मक लेखन में जैसो कि लेखक को काफ़ी छूट होता है। जो साहित्य लेखन होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेखक को छूट मिलता है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है, कविता, कहानी, उपन्यास, साहित्यिक लेखन, पत्रकारीय लेखन में अलंकारित संस्कृतिनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलीचाली की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज और रोचक होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर उठाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन आ रखा है पहले भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें प्रश्न के अंदर। 10वें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, आज के समाज में राम और भरत जैसे भातृ प्रेम यानी भाईचारे वाला जो प्रेम होता है, इसके संबंध में आप अपने विचार लिखिए। ठीक है, आज के समाज में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा भाइयों के बीच में प्रेम देखने को मिले जैसे कि भरत जी और राम जी के बीच में था। ठीक है, तो उसको लेकर के आपको अपने विचार बताने हैं। तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि राम और भरत के बीच अनंत प्रेम था, जो आज के जो है सो कि आज के समय में समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। राम जी और भरत जी के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि कलयुग वाला ज़माना चल रहा है भैया। ठीक है, राम जी के वनवास जाने पर भी भरत जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उनको गद्दी दी जाती है संभालने के लिए कि भैया आप जो है अब अयोध्या की गद्दी पर बैठिए, लेकिन वो गद्दी पर बैठते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि इस गद्दी के जो ओरिजिनल बोले तो मुख्य ओनर है, ठीक है, यानी इस गद्दी पर जो बैठने के काबिल है वो राम जी ही है, तो मैं नहीं बैठ सकता इस गद्दी पर। ठीक है, और जब राम जी चले जाते हैं तो भरत जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अत्यंत दुखी रहते हैं। ठीक है, भरत जी राम जी की प्रशंसा करने से कभी नहीं कतराते, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वर्तमान समय में क्या है, एक भाई दूसरे भाई की बुराई करता है, दूसरे भाई पहले वाले भाई की बुराई करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती है, तोड़ो कविता के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों ही सृजनात्मक है। पत्थर चट्टानें धरती की सृजनता को रोकती हैं, वैसे ही मन की नीरसता अरुचि से मन सृजनशील नहीं होता। ठीक है, अगर मन में आपका निराशा है और जो नीरस है आपका मन, अरुचि इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, तो सृजनशील नहीं होगा आपका मन, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कोई भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे।
ठीक है। और वही यहाँ पर बताया गया है तोड़ो कविता के आधार पर कि पत्थर चट्टानें धरती की सृजनता को रोकती हैं, तो हमारे मन की सृजनता को कौन रोकता है? नीरस मन और अरुचि वाला मन, जिसका इंटरेस्ट ना हो चीजों को करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि राम के वन गमन व पिता की मृत्यु, माताओं की दशा के लिए भरत स्वयं को ही दोषी मानते हैं। पिता को मृत्यु व राम को वनवास भी उनके कारण ही हुए। ठीक है, इन पंक्तियों द्वारा भरत जी के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि वो मानते हैं कि राम जी जो वनवास गए हैं, पिताजी की जो मृत्यु हुई है, सबका दोषी कौन है? वो अपने आप को ही सबका दोषी मानते हैं, अर्थात भरत जी सबके दोषी है। ठीक है, और बताया गया है कि इसके लिए वह स्वयं को अपराधी मानते हैं और खेद प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 11वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर देखिए, ये सप्रसंग व्याख्या करना है आपको काव्यांश का। तो 2 काव्यांश दिया गया है, 2 में से कोई एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। ये पहला वाला काव्यांश है, इसका मैंने ऑलरेडी सप्रसंग व्याख्या करके आपको दिखा रखा है। इससे पहले वाले सैंपल पेपर का वीडियो आप जा करके देखिएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अथवा में जो आपका दे रखा है काव्यांश, इसका मैंने सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइन ले लेनी है आपको, फागुन पवन झकोरे, फिर आपको डॉट 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 या डैश 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 जो भी बोल लीजिए, और फिर लास्ट की लाइन लेनी है, कंता धरे जह पाऊं, ये हो गया। फिर संदर्भ में आ जाइए, कवि कौन है हमारे? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कविता कौन सी है? पद्मावत। ठीक है, प्रसंग के अंदर आप लिख सकते हैं, इसमें कवि ने फागुन मास में नागमती की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है बच्चों। ठीक है, फिर व्याख्या में पूरा का पूरा आपको व्याख्या कर देना है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा काव्यागत विशेषताएं, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है, भाषा ठेठ अवधि है, छंद हमारा दोहा चौपाई है, रस वियोग श्रृंगार रस है, अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार है, प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है, प्रेम की उत्सर्ग भावना पूर्ण समर्पण का भाव देखने को मिला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काव्यागत विशेषताएं लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों, इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ठीक है भैया, 2 का आंसर बोला है, हम तीनों का देंगे। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली, उसमें से 2 का आपको आंसर देना है। मैं आपको तीनों का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, लेखक असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है, स्पष्ट करना है। तो इस कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बताया है। ठीक है, सत्ता व्यवस्था तभी तक खामोश रहती है जब तक क्या होता है कि इसकी हाँ में हाँ आप भरते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इसके हाँ में हाँ भरना बंद करते हैं, वैसे ही ये आपके विरोध में आ जाती है और आपको भरसा कुचलने का प्रयास करने लगती है। लेखक द्वारा शेर की निरंकुश गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर शेर लेखक पर झपट पड़ा। ठीक है, जैसे ही ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि भैया ऐसे कैसे कर रहे हो, तो शेर क्या किया? झपट पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, ये है आपका शेर लघु कथा के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि लेखक रामचंद्र शुक्ल जी के पिता भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें छिपाकर रखते थे, क्या उनके द्वारा ऐसा किया जाना उपयुक्त था? कथन के आलोक में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। कि मतलब वो जो ये काम करते थे कि किताबों को छुपा कर रखते थे, तो ये सही था, आपको बताना है इसके संदर्भ में। तो आंसर इस तरह से रहेगा कि लेखक के पिताजी को डर था कि कहीं उनके बेटे यानी रामचंद्र शुक्ल जी का चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए। ठीक है, उनको डर था कि भैया उनका जो बेटे थे रामचंद्र शुक्ल जी के, तो उनका जो पढ़ाई से एक तरह से मन है वो हट ना जाए। हाँ, ऐसा करना ठीक था क्योंकि बच्चे अपने लिए सही है, गलत का चयन एक आयु विशेष तक कर पाने में पूर्णतः सक्षम नहीं होते। जो बच्चे लोग होते हैं ना, अपने लिए सही और गलत का फैसला करने जो है उनको नहीं आता एक एज तक। मान लीजिए कि 17-18 साल के जब तक वो नहीं हो जाते, यंग नहीं हो जाते, तब तक क्या सही है क्या गलत है उनको उतना नहीं समझ में आता। दुनियादारी क्या चल रही है नहीं चल रही है उनको उतना नहीं पता होता है। ठीक है, इसीलिए जो बड़े लोग जो डिसीजन लेते हैं बच्चों की लाइफ का, वो सही होता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इस हिसाब से आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, साझा कथा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने बहुत बार आपको बता रखा है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख देख कर बेशक कमेंट करके बताइए, इसी बहाने आपका एक आध क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए मुझे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दे दिया है, दोनों गद्यांश में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। जो पहला वाला गद्यांश है आपका कुछ इस तरह का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अथवा में जो गद्यांश आपका दिया गया है, इसका मैंने सप्रसंग व्याख्या करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। इस तरह से ये आपका गद्यांश दिया गया है कि उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का माधुर मर्मर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इस तरह से करके आपका यहाँ पर दिया गया है। तो वही भैया सप्रसंग व्याख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइन ले लेनी है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, उसके बचने की आशा डैश 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 डैश, और लास्ट की लाइन ले लेनी है जैसे कि वाली खड़खड़ाहट नहीं, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पर भैया बालक बच गया, यहाँ से ये पाठ से लिया गया है आपका, तो पाठ का नाम हो जाएगा आपका बालक बच गया। लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और प्रसंग के अंदर आप लिख देंगे कि इन पंक्तियों में लेखक ने शिक्षा को जबरदस्ती बच्चे पर थोपने की प्रवृत्ति की तुलना सूखी लकड़ी, जो सूखी लकड़ी होती है उससे की है, वह लड्डू मांगने की स्वाभाविकता की तुलना हरी लकड़ी से की है। कि भैया जैसे ही बच्चे ने लड्डू मांगा इनाम में, तो लेखक को लग गया कि अभी भी इसका बचपन मरा नहीं है, बचपन है इसके अंदर, ठीक है। और जब बच्चे के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई थोपा जाता है कि तू पढ़ पढ़ पढ़, तो ज़्यादा पढ़ाई का जो भार थोपा जाता है, उसकी जो तुलना है लेखक ने सूखी लकड़ी से की है, और हरी लकड़ी से तुलना की है लड्डू मांगने से। क्योंकि जैसे ही बच्चा लड्डू मांगता है इनाम में, तो इसे पता चल जाता है कि बच्चे का बचपन अभी मरा नहीं है बच्चों। तो इस तरह से प्रसंग आप लिख सकते हैं। और व्याख्या के अंदर पूरा बताया गया है, जैसे बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने राहत की सांस ली और पाया कि बच्चों में बचपन की स्वाभाविकता अभी भी शेष बची हुई है। उसको द्वारा लड्डू की मांग वास्तव में जीवित और हरे पेड़ के पत्तों की जीवंत ध्वनि के समान है, जो सभी को संगीतमय लगती है, शांति और मधुरता का आभास देती है। जबकि बच्चों को कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाना सूखी लकड़ी के कर्कश चरमाहट ध्वनि के समान होता है। अगर बच्चों को ज़्यादा कठिन कठिन सवाल रटवाए जाएंगे, तो ये सूखी लकड़ी के समान होता है, जिसको तोड़ते हैं तो वो चरचर की आवाज़ नहीं आती है, लगभग वैसा वैसा मान लीजिए, ठीक है। और जिसकी चौखट बना दी जाती है और खड़खड़ाहट कानों को चुभती है। जिसकी जो चौखट है सूखी लकड़ी की बना दी जाती है, और उसकी जो खड़खड़ाहट होती है वो कानों को चुभती है। तो इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। विशेष के अंदर लिख सकते हैं भाषा के बारे में, जैसे प्रवाह पूर्ण, खड़ी बोली, विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द भंडार जो है हमारा तत्सम तद्भव उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति की बात करें, अगर शब्द शक्ति यहाँ पर जो है आपका वो लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। शैली की बात करें तो प्रवाहमयी विचारात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? कोई 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जो जलाई थी वो बदला लेने के लिए जलाई थी, ठीक है। वह कई कारणों से सूरदास से बदला लेना चाहता था। तो भैरव ने भैया बदला लेने के लिए बिल्कुल सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, ठीक है। कई ऐसे कारण थे जिस कारण से जो आपका यहाँ पर भैरव था वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। पहला, सुभागी को शरण देने का कारण, ठीक है। सुभागी को जब वो मारा पीटा करता था इस तरह से नशे में, तो उसको शरण कौन देता था? सूरदास देता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव की मार से बचकर वह सूरदास की शरण में आई। सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया। उसने बोला भैया मत मार यार, क्यों मार रहा है इस तरह से, है ना, बचाया, जिससे भैरव की जो सो की जग हंसाई हुई। दुनिया में सब उसके लिए हंसने लग गए, आस पड़ोस के लोग हंसने लगे, अपनी पत्नी को मारता है, पत्नी को मारता है, और पत्नी दूसरे जगह जाकर के शरण मांगती है। तो इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा हो गया और जलन करने लग गया, ठीक है। भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण उसने उसके झोपड़ी में आग लगाई। सुभागी द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु सूरदास के घर में जाकर छिप जाना व सूरदास के द्वारा बीच बचाव करके सुभागी को भैरव से बचाना ही भैरव के मन में ईर्ष्या भाव जगा देता है, ठीक है, गुस्सा जगा देता है, जलन जगा देता है, और वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय कर बैठता है और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित्य एक न एक चपत पड़ती रहती है।
कथन के आधार पर सूरदास के संदर्भ में आपको बताना है कि कैसे दृष्टिहीन होना दिव्यांग जनों की कठिनाइयों का उल्लेख इसमें होगा। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे दृष्टिहीन होने से, अंधापन होने से क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं, अपने अंधेपन के कारण सूरदास का जीवन बाधाओं से घिरा हुआ था। सूरदास का जो जीवन था बहुत ज़्यादा बाधाओं से घिरा हुआ था, क्योंकि वो बेचारा दृष्टिहीन था। ठीक है, भीख मांग कर गुजारा किया करता था, पड़ोसियों द्वारा प्रताड़न का शिकार रहता था। ठीक है, नित्य अपमान का सामना करना पड़ता था उसको, रोज रोज अपमान का सामना करना पड़ता था। धन चोरी हो जाना, ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सैंपल पेपर पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। यही था हमारा आज का ये सैंपल पेपर वाला वीडियो, और 12वां सैंपल पेपर भी हमारा समाप्त होता है बच्चों। ओके, बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स की पीडीएफ को बाय कीजिए, यानी परचेज कीजिए। वैसे तो ये 199 रुपीज़ का है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो लिमिटेड टाइम ऑफर में आपको ये केवल 99 रुपये में, यानी 99 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। 50% का भारी छूट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको उनको एक कूपन कोड बताना पड़ेगा, जो कि है आपका VSP07। ठीक है, तो अभी आप जो है इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो सैंपल पेपर है मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आज तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस हमने इन सैंपल पेपर के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विथ आंसर के साथ। ठीक है, आपका अंतरा वाला बुक हो गया, अंतराल वाला बुक हो गया, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला बुक हो गया, इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन हो गया, सप्रसंग व्याख्या हो गया, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा इन सैंपल पेपर्स के अंदर। आप यूं भी कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।